मेगा कवरेज अब की बार किसकी सरकार में। सुबह से लगातार आपको वोटिंग ट्रेंड भी दिखा रहे हैं, कितने अब तक मतदाता बाहर निकले हैं, क्या रुख है, क्या मूड है, किन मुद्दों पर इस चुनाव में भागीदार बनने के लिए मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक एक तस्वीर आप तक न्यूज़ 24 पहुंचा रहा है, क्योंकि चुनाव मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24। और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ मिजोरम विधानसभा चुनाव में मतदान चल रहा है। पहले चरण में 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है, जबकि मिजोरम की बात की जाए तो कुल 40 सीटें हैं। 40 पर आज ही एक चरण में वोटिंग हो जाएगी। सुबह 9 बजे तक देखिए छत्तीसगढ़ में 9.93% मतदान हुआ है। 9 बजे तक मिजोरम की बात की जाए, यहां ट्रेंड काफी ज्यादा है, बल्कि 5% ज्यादा नजर आया है। 14% तक पहुंच चुका है मिजोरम में। 14.95% मतदान वहां हो चुका है। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जो एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, सुबह से जुड़े हुए हैं। और सबसे खूबसूरत तस्वीर हो चाहे सबसे अहम, इस चुनाव की एक भी तस्वीर छूटेगी नहीं। हम तमाम सहयोगियों का दिन भर रुख करते रहेंगे, क्योंकि आज है पहले चरण का चुनाव और ये लिटमस टेस्ट है 2024 का। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे साथ है चित्रकूट बस्तर से इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव है, वैभव शिव पांडे, आशीष तिवारी आपको नजर आ रहे हैं। सुबह से राजनांदगांव से एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। सुकमा से भी हमारे एक और सहयोगी आशुतोष है और मनोज बघेल जी रेजिडेंट एडिटर हमारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो मनोज जी, मैं अब आप ही से शुरू करना चाहूंगी, अपने सहयोगियों का रुख करूं, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है थोड़ी सी धीमी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। 9.93% छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक था, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद थोड़ा सा ढीला पड़ेगा। एक इस पर बात कीजिएगा। दूसरा, चुनाव का विश्लेषण, जब अब की बार 75 पार और यहां रमन सिंह के हौसले भी खूब देखने को मिल रहे हैं, लगभग ऐसा लग रहा है कि आश्वस्त वो दिखाने के लिए हो सिर्फ, या पता नहीं, लेकिन वहां पर मूड क्या है जनता का, क्या लगता है आपको? सर्वेज में कांटे की टक्कर? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया, आवाज नहीं पहुंच पा रही। मनोज बघेल का रुख करने से पहले आशीष तिवारी का रुख कर लेते हैं। आशीष के साथ महिलाएं हैं। आशीष, बात कीजिए, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ एक बूथ में तमाम लोग मौजूद हैं जो मतदान करने। आपने वोट डाल लिया? हाँ, हमने डाल दिया वोट। जब आप मतदान करने यहाँ पर पहुंची, ईवीएम पर आपने बटन दबाया होगा, तो कैसी सरकार की कल्पना की है आपने? जो सब नागर के लिए करे उस टाइप की कल्पना करके मैंने वोट दी। हमको बहुत अच्छा लगा वोटिंग के, तो जो हमारे इंडिया भारत में सबसे कुछ अच्छा करे वो हमको सब अच्छा लगता है। और आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके व्यूज होने चाहिए। हाँ। कैसा रुख होना चाहिए एक युवा का एक सरकार चुनने के लिए? अच्छा होना चाहिए, सब अपने व्यूज को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए। आप पहली बार वोट दी हैं, आपने भी कुछ सोचा होगा कि मैं जिस कैंडिडेट को वोट दे रही हूँ उस कैंडिडेट के भीतर ये खूबियां होना चाहिए, वो सरकार ऐसी होनी चाहिए। वो क्या नजरिया है आपका? वो मेरा पर्सनल है, लेकिन लोगों से शेयर तो करना चाहिए ना। किसे वोट दिया आपने ये हम नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। लेकिन जो नजरिया है उसे तो यही है कि अच्छा हो, हमारे छत्तीसगढ़ का अच्छा हो, हमारे राजनांदगांव का अच्छा हो, यही व्यूज है मेरे। यही व्यूज है हमारे। ठीक है, और आपने वोट दे दिया? जी हाँ, वोट दे दिया। कैसी सरकार चुन रहे हैं आप? कैसी सरकार होनी चाहिए? क्या मुद्दे हैं आपके अपने? हमारा मुद्दा तो यही है, आज़ादी की 75 साल की बर्बादी का राजनांदगांव, बर्बादी के 75 साल राजनांदगांव के। एक बेंची मिल थी रोजी रोटी कमाने का, वो टोटल बंद हो गई। और उसके बंद होने के बाद राजनांदगांव में पूरे शहर में हमारे मतदाता भाई बहनों के बच्चियाँ बेरोजगार हो गई। आज़ादी के 75 साल में कभी राजनांदगांव की पहचान हुआ करती थी। नागपुर बंगाल कॉटन मिल थी, जिसमें 6,000-7,000 मजदूर काम किया करते थे, अपने बीवी बच्चों को जीवन यापन किया करते थे। वह बाहर भी उससे पूरे राजनांदगांव विधायक या सरकार ऐसी होनी चाहिए जो दोबारा ये सारी व्यवस्थाओं को लागू करे, ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। आपने पहली बार वोट दिया है? नहीं, मेरा थर्ड टाइम है। मैं आती हूँ दोबारा से। आशीष, मतदाताओं का मन टटोलना ही तो आज सबसे अहम है कि पार्टियां समझे भले किन्हीं मुद्दों के साथ आप गए हो चुनाव प्रचार करने, जनता के जहन में क्या है। बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। मनोज जी, दोनों पार्टियां जिनके बीच ये मुख्य मुकाबला है, एक बिना चेहरे के, एक में असमंजस है कि टीएस सिंहदेव
या फिर बघेल। और मुद्दों का अभाव भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए देखने को मिला। कांग्रेस गारंटीज के सहारे है। अब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव की हम बात कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि आज की जो जनता है वो जागरूक है, चुनाव में जब ये सहभागी बनते हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रत्याशी अहम हो जाता है, चाहे सीएम का चेहरा अहम हो जाता है, भ्रष्टाचार या अनेक मुद्दे जो ये लेकर के आते हैं वो अहम हो जाता है, या फिर मोदी अहम हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मोदी अहम हो जाते हैं। यहाँ पर मुद्दे भी अहम होते हैं, सीएम के चेहरे भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा स्थानीय जो मुद्दे हैं वो भी चुनाव में हावी दिखते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से दोनों राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को लुभाने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए बहुत लोक लुभावन घोषणाएं की है, जिसको गारंटी का नाम दिया है, और उसके सहारे जो है वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और पूरे कैंपेनिंग में, मैं कुछ जगहों पे कैंपेनिंग में गया था बड़े नेताओं के, उसमें ये देखा कि डायरेक्ट बेनिफिट कौन दे रहा है, इस बात को लेकर खूब प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो सभी इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि हमने किसानों को जो पहले धान का मूल्य जितना मिलता था उससे कितना गुना बढ़ा के दिया, तमाम तरह के जो न्याय योजनाएं कांग्रेस सरकार ने चलाई उसका बखान करते वो नजर आते हैं। और ये बार बार दावा करते हैं कि हमने पिछले 5 साल में 40 लाख ऐसे परिवार जो पहले बीपीएल में आते थे उसको बीपीएल से बाहर कर दिया। तो मैंने गरीबी दूर करने का दावा जो है वो बड़ी सभाओं में, हर बड़ी सभाओं में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ये करते हुए नजर आते हैं। और अभी भी उनका पूरा जोर जो है वो फ्री बीज जिसको कहती है भाजपा, उस पे है कि कितना ज़्यादा आप मतदाताओं को डायरेक्ट बेनिफिट देंगे उसी के आधार पर आपको वोट मिलेगा, ये मानकर चला जा रहा है। और यही वजह है कि पिछले चुनाव में हम देखें तो लगातार 3 बार से शासन करने वाली भाजपा जो है वो अडिग रही कि हमको कुछ ऐसी घोषणाएं नहीं करनी है, मसलन कर्ज माफी की घोषणा नहीं करनी है या और दूसरे तरह के डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की घोषणा नहीं करनी है। और यही वजह है कि पिछले बार विश्वास दिलाने के लिए कांग्रेस ने 2018 में ये कहा था, गंगा जल हाथ में उठाकर कसम खाई थी, और तब जाकर लोगों ने भरोसा जताया था और 15 साल पुरानी सरकार को बदल के कांग्रेस को भारी बहुमत दिया था। तो कमोबेश इस बार भी वही सारी बातें देखने में आ रही है। हालांकि जैसा कि आपने कहा, सीएम के चेहरे को लेकर जरूर आखिरी में, जैसे पिछले 2 साल 3 साल से यही चल रहा था कि काका जिंदा है, भूपेश है तो भरोसा है, जैसे नारे हावी थे। लेकिन अभी चुनाव के 3-3.5 महीने पहले जो डिप्टी सीएम बनाया गया टीएस सिंहदेव को, और उसके बाद ये कहा गया कि कलेक्टिव लीडरशिप में जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। तो चेहरा को लेके जैसा आपने संभावना जताई वो साफ है कि मुख्यमंत्री पे पहली दावेदारी जो होगी वो भूपेश बघेल की होगी, चूंकि पूरे उनके 5 साल के कार्यकाल के आधार पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरे नंबर पे यदि किसी तरह की कोई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, जिस तरह से अभी ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं और उस छापे के घेरे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आ रहे हैं, तो इस तरह की कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो फिर टीएस सिंहदेव के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। दो और चीजें मैं आपसे जानना चाहती हूं, वो मानकर चलते हैं। जी, ये जो फ्रीबीज की बात होती है, क्या छत्तीसगढ़ का बजट ऐसा है कि ऐसे भार जो है वहन कर पाए कि 1000 रुपए पर मंथ महिलाओं को दे रहे हैं ये, या फिर कर्ज माफी का? पहला, क्योंकि मान लीजिए अगर आप भी जाती है कांग्रेस की सरकार, करना आप ही ने। दूसरा, अमित शाह ने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि 300 वादे इन्होंने किए पिछली बार और पूरे नहीं किए, सिर्फ वादे किए, चाहे वो शराबबंदी को लेकर ही हो। तो वो कितने पूरे किए अपने कार्यकाल में, कितने कही हुई बातों को कांग्रेस ने पूरा किया? और बीजेपी के पास क्या मुद्दों का अभाव रहा? आखिर में महादेव ऐप का मामला आ गया तो भ्रष्टाचार या हिंदुत्व को छोड़कर भुनाने में मुद्दों को क्या कामयाब रही है बीजेपी? कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी के पास निश्चित तौर पर मुद्दों का अभाव रहा, क्योंकि कांग्रेस ने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी उन सभी बड़ी घोषणाओं को तो निश्चित तौर पे पूरा किया। मसलन कर्ज माफी की बात उन्होंने कही थी,
सरकार में बैठते ही जो है कर्ज माफी, करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज था किसानों पर, उसकी माफी की गई। इसके अलावा एक बड़ा वादा जो उन्होंने किया था कि 2500 रुपए में धान खरीदी, जो पहले 2018-1900 रुपए के आसपास खरीदी होती थी, सीधे 600 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए 2500 रुपए में धान की खरीदी की गई। इसके अलावा जो टाटा स्टील का जो नगरनार में वो था, जमीन जो दी गई थी बस्तर में, उसको वापस किया गया। इसके अलावा केवल शराबबंदी को छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर वादे जो है 36 बड़े वादे किए थे, 36 में ज्यादातर वादे पूरे किए। जैसे कि टीएस सिंहदेव से भी कल हमारी बात हुई, हमने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि 12-13 वादे 100% पूरे हुए, 13-14 वादे ऐसे थे जो काफी हद तक पूरे हुए, कंप्लीट नहीं हुए लेकिन काफी हद तक पूरे हुए। और कुछ वादे उन्होंने बताया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का हवाला देते हुए बताया कि नियमितीकरण करने का जो आश्वासन या वादा किया गया था, वो वादा इसलिए नहीं किया गया था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आड़े आ रही थी। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर हमने पूरे देश में अध्ययन किया और ये पाया कि शराबबंदी करना बहुत आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। अचानक बंद करने से बहुत सारा नुकसान होता है, लोग जहरीली शराबों का सेवन करने लगते हैं, सामाजिक जागरूकता जरूरी, इस तरह की बातों को उन्होंने गिनाया और ये कहा कि हमने ज्यादातर वादे जो है वो पूरे कर दिए हैं। दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा ने काफी कोशिश की थी कि धर्मांतरण का जो मुद्दा बस्तर संभाग में काफी पिछले 1.5-2 सालों से काफी चर्चा में रहा था। जो कई गांव हैं बस्तर संभाग के, कई गांवों में से ये खबर आती थी कि जो धर्मांतरित लोग हैं उनके शव को के अंतिम संस्कार में दिक्कत आती थी। 2 आदिवासियों के बीच ही 2 समुदाय जो होते थे, एक जो मूलतः आदिवासी और दूसरा जो धर्म परिवर्तन करके जो लोग एक अलग समुदाय कन्वर्टेड जो लोग होते थे, उनके बीच में संघर्ष की स्थिति। तो इसको काफी बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की। जो बस्तर के अंदरूनी इलाके में आरएसएस का नेटवर्क है, उसने इस मुद्दे को काफी उछालने की कोशिश की। तो बस्तर के कुछ विधानसभा इलाकों में धर्मांतरण एक मुद्दा है, लेकिन ये पूरे प्रदेश व्यापी नहीं है। कुछ इलाकों में है, कुछ जगहों पर हिंदुत्व को काफी उभारने की कोशिश की। जैसे बेमेतरा इलाके का जो साजा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर बीरनपुर में एक सांप्रदायिक मामला हुआ था। उसके बाद उस मामले को खूब भुनाने की कोशिश की। उस आधार पर भाजपा ने पूरे वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की। एक पीड़ित, जो दंगा पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको टिकट एक जगह से दिया गया और उनको हर बड़ी सभाओं में घुमाया जा रहा है कि देखिए कांग्रेस सरकार में किस तरह का हो रहा है। तो अब जाकर, जैसा कि आपने कहा, महादेव ऐप को पर जो कार्रवाई ईडी की हुई है और उसमें काफी जो रकम जब्त की गई है, उन सबको आधार बनाकर भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। तो ये तमाम कोशिशें जो है भाजपा ने की है। इसके अलावा एक प्रयोग किया था उन्होंने कि 3 महीने पहले ही 21 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, जिसके आधार पर एक माहौल बनना शुरू हो। तो कुछ आंशिक उनको कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन अभी भी जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि मुद्दों के मामले में भाजपा कमजोर नजर आती है। तो ये उपलब्धि ही कही जाएगी, उपलब्धि कही जाएगी भूपेश बघेल सरकार की, क्योंकि बीजेपी तो चुनाव लड़ने में माहिर है और अगर उनको मुद्दों का अभाव दे दिया तो ये खुद भूपेश बघेल की और कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि ही से माना जाएगा, क्योंकि सामने अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज जो अपने ही चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए ये जो 3 मुद्दे आपने मनोज जी गिनवाए हैं, मैं वैभव अगर हमारे साथ है, वैभव का एक बार रुक जी। वैभव, आप कुछ बता रहे हैं वो बताते रहिए, ठीक है? पहले आप बताइए फिर आगे सवाल। देखिए, मैं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के गांव में हूं और ये तस्वीर देखिए, जो काफिला आपको दिखाई पड़ रहा है। दीपक बैज मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। जो गड़िया गांव है, जो उनका मतदान केंद्र है, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो तस्वीर आपको नजर आ रही है। पीसीसी अध्यक्ष हैं, बस्तर के सांसद हैं, 2 बार के विधायक हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और वो तस्वीर आपको सीधी तस्वीर इस वक्त दीपक बैज के आगे। तो पहला कमेंट, कैसा चल रहा है मतदान दीपक जी? दीपक जी, मतदान बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा। चित्रकूट के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए मतदान हो रहा है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। बस्तर के इलाकों में क्या देख रहे हैं, क्या खबर आ रही है? उत्साह बहुत अच्छा खबर आ रही है, बहुत अच्छा खबर आ रही है। अच्छा रहेगा पूरा बस्तर। बहुत इस बार बता रहे कुछ सीटों पे बड़ा टफ मुकाबला बीजेपी दे रही है। कहीं कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा भी नहीं, बिना मुद्दा का चुनाव लड़ रही है और
बिना मुद्दा का चुनाव लड़ रही है, इसलिए जनता जानती है कि कौन सरकार काम करने वाली है और किसकी सरकार बनने से हमारा फायदा होगा। कई सीटों पे मतदान का प्रतिशत अच्छा है, लेकिन चित्रकूट में मतदान थोड़ा सा धीमा चल रहा है, ऐसा लग रहा है, परसेंटेज कम है। हाँ, कुछ बातें आई है, पोलिंग बूथों में थोड़ा सा गति नहीं पकड़ पाया है। अभी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं निर्वाचन अधिकारी से और बूथ के हमारे अधिकारियों से भी थोड़ा सा। निष्पक्ष चुनाव के लिए सवाल नहीं है, पूरा निष्पक्ष चुनाव है और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। हम लोग तो शुरू से हम लोग ऐसा इच्छा है, हम लोग का मनसा भी है कि इसमें कौन सा बड़ा मुद्दा जिसको लग रहा है कि इसका असर दिख रहा है? किसान से बड़ा मुद्दा हो नहीं सकता। और हमारे देखिए हम लोगों ने किसानों को भी टच किया है, माता बहनों को भी टच किया है, युवा साथियों को भी टच किया है। मतलब हमारे मुद्दे सभी वर्गों को छूते हुए चली गई है। मोदी ने कहा कि गरीबी पे इस बार वोट होगा, गरीबी खत्म करना है तो बीजेपी को लगाओ। मोदी जी दिन को कुछ और करते हैं, रात को कुछ और कहते हैं। तो मोदी जी का करनी और कथनी में अंतर है। आज लोगों ने नगर नार का भी मुद्दा उठाया जी, नगर नार का भी बड़ा मुद्दा उठाया आप लोगों ने। बिल्कुल उठाए, आगे भी उठाएंगे। आज भी आए दीपक बैज बात कर रहे थे हमसे और वो कह रहे हैं कि इस बार भी वैसे ही परिणाम आएगा जैसे 2018 में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया था। वो मुद्दे गिना रहे थे और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा वो भी वही मान रहे हैं जो है किसानों का है, कर्जा माफी का है, धान का मुद्दा है और इसी पर ही इस बार जनता भी वोट करेगी, ये दीपक बैज का कहना है। और ये अभी मीडिया वाले घेर लिए दीपक बैज को, सीधी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ और अब से कुछ देर बाद ही वो मतदान के लिए भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कैसा है चित्रकूट में? दीपक बैज जी वापस आ रहे हैं? जी वापस आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। पब्लिक में माहौल है और इसके नाम से ही सुन के ही बहुत खुश होते हैं यहाँ के लोग। कैसे? जी 2 बार के विधायक है, तीसरी बार जो है वो चुनाव मैदान में है, यहाँ से सांसद भी हैं। क्या सोच रही है आगे के लिए, आप क्या देख रही हैं? आगे के लिए तो मैं तो सोची नहीं हूँ, अभी विधायक के आपकी शुभकामना, आपका प्यार दीपक बैज जी के साथ? जी वो तो हमेशा रहेगा ही। हमेशा रहेगा। जी। क्या कहना चाहेंगे और जो चुनाव है यहाँ का जो माहौल है उस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर तो बहुत अच्छा है माहौल, और क्या बोलूँ। दीपक जी का साथ है? जी। तो दीपक जी की जो पत्नी है उनसे हम बातचीत कर रहे थे, वो भी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि दीपक जी फिर से जो है चुनाव जीत कर आएंगे क्योंकि वो युवाओं के जो है प्रेरणा स्रोत हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। और जैसा मैं कह रहा था, जो जिस मुद्दे को दीपक बैज गिना रहे थे, उन्होंने भी कहा बस्तर के भीतर में भी धान, किसान और कर्जा माफी का मुद्दा है और जनता इसे बखूबी समझ रही है। There is always a woman behind a successful man कहा जाता है और ये वहां पर भी देखने को मिल रहा है और उनकी पत्नी ने कम से कम वहां उपस्थित रहकर उनके पक्ष में बोल करके बता ही दिया है। लेकिन जो 3 मसले जिसका अभी मनोज बघेल जी से जिक्र करते हुए, क्योंकि इस पर हमने अभी तक बात नहीं की है, लोगों से उनके मुद्दे जानने की कोशिश जरूर की है। मेरे साथ अब रंजन दास भी जुड़ चुके हैं, बीजापुर से हमारे साथ है मेरे एक और सहयोगी। रंजन, मैं आपके पास इसी नए सवाल के साथ आ रही हूँ। 3 मुद्दे हमने बात की, हिंदुत्व, धर्मांतरण, भ्रष्टाचार, मुद्दा विहीन। अभी दीपक बैज को भी हमने सुना कि बीजेपी मुद्दा विहीन, लेकिन जिसको भुनाने की कोशिश की गई वो ये 3 मुद्दे थे, हिंदुत्व, धर्मांतरण और भ्रष्टाचार। जरा बात कीजिए, मतदाताओं का मन टटोलिए, क्या वाकई ये कोई मुद्दा है? कन्वर्जन क्योंकि चर्चा रही। हेलो रंजन जी मैडम, जी बात कीजिए मतदाताओं से इन्हीं मुद्दों पर। क्या ये है मसला? मैं मौजूद हूँ और ये इस पोलिंग बूथ पे सर्वाधिक संख्या जो है वो महिलाओं की है। इनसे सीधे जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर ये इस बार चुनाव में वोट डाल रहा है। मैडम, आपका नाम क्या है? क्या मुद्दे हैं मैडम जिस पर आप प्रत्याशी का चयन करेंगे? वो क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार लगता है या धर्मांतरण या हिंदुत्व, किन मुद्दों को लेकर आप इधर वोट करने पहुंचे? भाई, जनता तो हर कोई अपना सुविधा देखता है, तो जनता को भाई सब चीज का, जैसे रोड हुआ, पानी हुआ, ना लाइट हुआ। आज देखिए पानी के लिए तो लोग को तरसना पड़ रहा था, तो आज सरकार जैसे कि आई भी है तो अपना ही मुद्दा को लेके अपना जनता अपना वोट कर रही है। अब देखो इसमें जैसे कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बोलिए कि मैं खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तो हमको शासन जैसा काम करवा रही है, तो हमको भी जितना हमारी पैसा हमको जो मानदेय मिलती है, वो मानदेय की
कोई एक कोना का नहीं है। आज जो हमको मिल रही है सीनियर 10,000 रुपया, तो हमको 9 बजे से लेके 3:30 पौने 4 बजे तक हमको ड्यूटी करना पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि सच्चाई का यहाँ पर विधायक बने और सच्चाई जनता के बीच में काम आए, और जनता के बीच में जो भी विधायक बनेगा जनता के बीच में तो अच्छा सही। देखिए, ये अच्छी बात कही कि जो भी विधायक चुन के आए वो ईमानदारी और निष्ठा भाव से काम करे, सबके हित में सोचे। रंजना बने रहिए। मैं एक बार अब शिवम मिश्रा का भी रुख करना चाहती हूँ, कोंडागांव से हमारे साथ है, उनके पास भी यही प्रश्न लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि पता चल जाता है जब आप सीधे सीधे मुद्दों का जिक्र करते हैं, क्या वो उन मुद्दों को कंसीडर भी कर रही है जनता? शिवम, जरा बात कीजिए, यही 3 मसले, हिंदुत्व, धर्मांतरण, भ्रष्टाचार, या फिर यहाँ ये जिस महिला ने अभी अभी बात की, उन्होंने साफ साफ कहा उनके अपने मसले हैं, बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं और फिर लोगों से बातचीत भी करूंगा। भिद्रा बिलवा पदर के मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं जहां पर एक लंबी कतारें महिलाओं की लगी हुई है, पुरुषों की लगी हुई है, और युवा मतदाता जो है वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या मुद्दों को देखती हैं कोंडागांव विधानसभा, पूरे प्रदेश भर में महिलाओं की सुरक्षा और हिंदुत्व और जो धर्मांतरण है उसे किस तरीके से देखती हैं? नहीं पता सर, किस तरह से, किन मुद्दों को देखती हैं कोंडागांव विधानसभा पर? अब वही है सब जो चला रहे हैं, है नहीं। धर्मांतरण का भी एक बड़ा मुद्दा प्रदेश भर में देखने को मिला था, क्या ये मुद्दा भी विधानसभा चुनाव में रहने वाला है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़ा सा कैमरे के सामने आकर के बोलने से बचते हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। धर्मांतरण का मुद्दा भी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिला था, क्या विधानसभा चुनाव में इस बार फिर ये मुद्दा रहेगा? क्या चुनाव में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? पता नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद होगा ऐसा। भ्रष्टाचार के भी कई आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं राजनीतिक पार्टियों पर भी, इसका कोई असर देखने को मिलेगा चुनाव के नतीजों पर, मतदान पर? अब ये तो नहीं पता, हम अपने साइड से वोट तो देंगे, अब जो जीतेगा उस हिसाब से हो सकता है। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे समझ आते हैं? ठीक है, विधानसभा चुनाव ये बात निकल कर आ रही है, लिटमस टेस्ट सिर्फ 2024 के लिए इस मायने में ये पार्टियां ना समझे कि किसकी जीत किसकी हार, माहौल तैयार होगा इसलिए भी समझना चाहिए, क्योंकि ये बताने के लिए काफी है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, उसे पता है कि उसके हित में क्या है। ध्रुवीकरण अब शायद उस प्रकार काम ना आए। मैं मनोज बघेल जी का रुख करूं, एक कमेंट आपसे जरूर लेना चाहूंगी, उसके पहले आशुतोष सुकमा से है। आशुतोष, यही सवाल आपसे भी है, जल्दी से बात कीजिए। जी देखिए, अभी क्या है, बारिश हो गई इसलिए जो है काफ़ी जो मतदाता है वो अंदर चले गए हैं, कुछ युवा मतदाता हैं। क्या लगता है यहाँ पर मुद्दे क्या कहते हैं? हिंदुत्व है, धर्मांतरण है या बेरोजगारी, ऐसे क्या मुद्दे कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो कह रहे हैं सर, हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने का मन है हम लोग का। क्यों है ऐसा मन? क्योंकि हम लोग के गाँव में कांग्रेस पार्टी आते हैं और अपना लखमा दादी हमारे गाँव में हमेशा आते रहते हैं, मुद्दे पे की बात कर रहा हूं मैं कि धर्मांतरण मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है या जो बेरोजगारी है या हिंदुत्व मुद्दा है, क्या मुद्दा कह रहा है यहाँ पर कोंटा विधानसभा में? वो तो अभी पता नहीं है हम लोग को, युवा है, कैसे पता नहीं होना चाहिए, पता नहीं है तो हम लोग तो नेतागिरी में तो नहीं घूमते हैं, बस अपने गांव। नेतागिरी नहीं, जानकारी। देखिए, युवा देश का भविष्य है, आप इसकी जानकारी नहीं रखेंगे। जो हमारे गांव में आते हैं, सुख दुख में अच्छा साथ देते हैं, और नेताओं का काम तो यही है, यही ध्रुवीकरण फैलाइए। मनोज हमारे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहती हूँ मनोज जी, फेल हो गई बीजेपी, ये माने, ठीक है, क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन यहां पर आप देखिए जितने जगहों पर हम बात करें, ध्रुवीकरण एकमात्र जो हिंदी बेल्ट में काम करता है वो छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर रहा, ये निकलकर सामने आ रहा है। मनोज बघेल जी, कारण क्या नजर आता है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास कभी ऐसा नहीं रहा। यहाँ ये बहुत शांत प्रदेश है और यहाँ पर
जो है सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा मतलब सीखने लायक है। तो जिस तरह से पूरे देश में परिदृश्य बन रहा है उसको लेकर, और जिस तरह से अभी जमाना सोशल मीडिया का है और मीडिया की पहुंच अब दूर दराज तक भी हो गई है, तो इसलिए लगातार कोशिश जरूर होती है इस बारे में कि जो है हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर ध्रुवीकरण कराया जाए, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कराया जाए, लेकिन अभी तक इसमें बीजेपी सफल होती नहीं दिख रही। जरूर एक दो विधानसभा में जरूर ये मुद्दा बन रहा है और वहां पर जरूर एक संभावना दिखाई पहली बार दे रही है, जैसे कवर्धा है जिसको धर्म